क्या E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी का माइलेज कम करके बिना आपको बताए हर किलोमीटर का खर्च बढ़ा रहा है? जिस इथेनॉल को हम ग्रीन फ्यूल कह रहे हैं, क्या उसे बनाने में इतनी एनर्जी, पानी और रिसोर्सेस लगते हैं कि उसका असली फायदा सवालों के घेरे में है? और अगर आपकी गाड़ी E20 के लिए बनी ही नहीं है, तो इस पूरे इथेनॉल एक्सपेरिमेंट की कीमत आखिर कौन चुकाएगा? सरकार, तेल कंपनियां या आप और हम? नमस्कार, मेरा नाम गरिमा भारती है और आज हम इथेनॉल से होने वाले नुकसान और उससे बचाव के 3 रास्तों पर चर्चा करेंगे। एक सवाल है, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पेट्रोल को आप आज भरवा रहे हैं, उसमें कल के मुकाबले ज्यादा इथेनॉल है, तो क्या आपकी गाड़ी उसी तरह चलेगी? शायद हाँ, लेकिन शायद कम माइलेज दे। और बात सिर्फ माइलेज की ही नहीं है, क्योंकि इथेनॉल जितना पेट्रोल में बढ़ेगा, उतना ही बड़ा सवाल भी होगा। ये इथेनॉल आया कहां से? गन्ने से, मक्के से, चावल से, और इसे बनाने में जितनी एनर्जी खर्च हुई है, उसके मुकाबले हमें वापस कितनी एनर्जी मिली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या E20 सच में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का रास्ता है, या इसके पीछे ऐसे हिडन कॉस्ट्स हैं जिनकी कीमत आगे चल के कंज्यूमर और एनवायरनमेंट को चुकानी पड़ेगी? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका ने अपने एक लेख में इसी बहस के कुछ बेहद महत्वपूर्ण पहलुओं को उठाया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे E20 का फायदा क्या है, नुकसान कहां हो सकता है, और वो 3 रास्ते कौन हैं जो इस ट्रांजिशन को ज्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि तीसरा रास्ता आने वाले वर्षों में पूरी इथेनॉल पॉलिसी की दिशा बदल भी सकता है। पहले समझिए कि भारत इथेनॉल के पीछे इतना तेजी से क्यों भाग रहा है। भारत को अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब दुनिया में तेल की कीमत बढ़ी तो असर भारत पर, रुपया कमजोर हुआ तो असर भारत पर, और क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ा तो आखिरकार उसका असर इकोनॉमी और कंज्यूमर्स पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सरकार ने सोचा, क्यों ना पेट्रोल में कुछ हिस्सा ऐसा फ्यूल मिलाया जाए जिसे हम देश में ही बना सकते हैं, और यहीं से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को तेजी मिली। साल 2013-14 में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग लगभग 1.5% थी, और 2025 तक यह करीब 20% के स्तर पर पहुंच गई। यानी कि करीब एक दशक में 1.5 से 20%। यह कोई छोटी छलांग नहीं, लेकिन यही से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। हम अक्सर सुनते हैं इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है, लेकिन क्या हर इथेनॉल बराबर ग्रीन है? नहीं, क्योंकि इथेनॉल सिर्फ डिस्टिलरी से पैदा नहीं होता। इसकी कहानी खेत से शुरू होती है। गन्ना उगाइए, पानी चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए, फिर क्रॉप को ट्रांसपोर्ट कीजिए, फिर प्रोसेसिंग, फिर डिस्टिलेशन, और इन स्टेप्स में एनर्जी खर्च होती है। यानी अगर इथेनॉल बनाने के लिए बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल खर्च हो गया, तो सवाल उठेगा, हमने वास्तव में कितना नेट एनर्जी बेनिफिट हासिल किया? यही काम आता है एक टेक्निकल टर्म, EROEI, यानी कि एनर्जी रिटर्न ऑन एनर्जी इन्वेस्टेड। सरल भाषा में समझते हैं, आपने 1 यूनिट एनर्जी लगाई, तो बदले में कितनी यूजेबल एनर्जी मिली? कुछ एफिशिएंट सुगरकेन एथेनॉल पाथवेज में EROEI लगभग 2 से 4 तक हो सकता है। वहीं ग्रेन बेस्ड इथेनॉल में यह करीब 1.2 से 2 के आसपास हो सकता है। यानी इथेनॉल पॉजिटिव एनर्जी रिटर्न दे सकता है, लेकिन हर इथेनॉल की कहानी एक जैसी नहीं होती है। अगर यही पहला बड़ा लेसन है, सिर्फ इथेनॉल की मात्रा मत देखिए, इथेनॉल की क्वालिटी और प्रोडक्शन पाथवे भी देखिए। अब उस सवाल पर आते हैं जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है, E20 से माइलेज कम होगा? इसका जवाब है, हो सकता है, क्योंकि पेट्रोल और इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी अलग अलग होती है। पेट्रोल में करीब 32 मेगा जूल्स पर लीटर एनर्जी होती है, और इथेनॉल में करीब 21 मेगा जूल्स पर लीटर। इसलिए E20 में
प्योर पेट्रोल की तुलना में लगभग 6 से 7% कम एनर्जी पर लीटर हो सकती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। इथेनॉल का ऑक्टेन रिंग ज्यादा होता है और अगर इंजन को हाई इथेनॉल फ्यूल के हिसाब से डिजाइन और कैलिब्रेट किया गया तो इंजन उस हाई ऑक्टेन का फायदा उठा सकता है। मतलब E20 का मतलब ऑटोमेटिकली 6 से 7% माइलेज लॉस नहीं है। असल कहानी है फ्यूल प्लस इंजन प्लस कैलिब्रेशन। यानी नई E20 कंपैटिबल गाड़ी और पुरानी गाड़ी पर इसका असर एक जैसा होना जरूरी नहीं है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी चिंता शायद सबसे ज्यादा होनी चाहिए। भारत की सड़क पर सिर्फ नई कार्स नहीं चलती हैं, करोड़ों पुराने टू व्हीलर्स हैं, पुरानी कार्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, एग्रीकल्चरल मशीन्स हैं। और इथेनॉल एक खास प्रॉपर्टी है, यह मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर सकता है। कुछ पुराने व्हीकल मटेरियल्स के साथ कंपैटिबिलिटी इशू भी हो सकता है। कुछ मेटल्स, कुछ रबर सील्स, कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट्स, इसलिए नई E20 कंपैटिबल गाड़ी बनाना एक चैलेंज है। लेकिन पुरानी गाड़ियों के मालिकों को ट्रांजिशन करना उससे भी बड़ा चैलेंज है। सोचिए आपके पास 8 से 10 साल पुरानी बाइक है। आपको यह तक साफ नहीं पता है कि वह किस इथेनॉल ब्लेंड के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और पंप पर आपको फ्यूल चॉइस भी साफ नहीं दिखाई देती। तो सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, यह कंज्यूमर इंफॉर्मेशन और कंज्यूमर चॉइस का भी सवाल है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया को इथेनॉल ब्लेंडिंग रोक देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि इसके फायदे भी वास्तविक हैं। क्रूड ऑयल इंपोर्ट को कम करने में इससे मदद मिलेगी, डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ेगा, फार्मर्स और रूरल इकोनॉमी के लिए मार्केट तैयार होंगे और एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश जारी रहेगी। तो प्रॉब्लम इथेनॉल नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कोई एक टारगेट पूरी पॉलिसी का लक्ष्य बन जाता है। अगर सवाल सिर्फ ये हो कि 20% ब्लेंडिंग कब हासिल होगी, तो हम कुछ जरूरी सवाल भी भूल सकते हैं, जैसे कि 20% इथेनॉल कहाँ से आया, उसमें कितना पानी लगेगा, कितनी फॉसिल एनर्जी लगी, कितना एमिशन हुआ, किसको आर्थिक फायदा मिला और कंज्यूमर की गाड़ी पर क्या असर पड़ेगा। यानी टारगेट जरूरी है, लेकिन टारगेट से ज्यादा जरूरी है उसका तरीका। और यही आती है इथेनॉल पॉलिसी के 3 रास्ते। पहला रास्ता, मोर इथेनॉल नहीं, बेटर इथेनॉल। पॉलिसी को सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि इतने करोड़ लीटर्स इथेनॉल बने, यह भी देखना चाहिए कि वह किस फीडस्टॉक से बना है, उसकी लाइफ साइकिल इमिशन कितनी है, उसमें कितनी फॉसिल एनर्जी लगेगी और वाटर फुटप्रिंट कितना है। अगर 2 इथेनॉल पाथवेज हैं और एक ज्यादा एफिशिएंट है और सस्टेनेबल है, तो पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी उसी दिशा में लिए जाने चाहिए। यानी कि फ्यूचर की रेस होनी चाहिए सबसे ज्यादा इथेनॉल की नहीं, सबसे कम एनवायरमेंटल कॉस्ट वाला इथेनॉल बनाने की। दूसरा रास्ता है कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन और चॉइस दीजिए। अगर आपकी गाड़ी E20 के लिए डिजाइंड है, आपको साफ पता होना चाहिए कि अगर आपकी पुरानी गाड़ी लोअर ब्लेंड के लिए ज्यादा सूटेबल है। आपको यह जानकारी भी मिलनी चाहिए, फ्यूल पंप्स पर क्लियर लेबलिंग हो, मैन्युफैक्चरर्स टेक्निकल गाइडेंस दे और ट्रांजिशन के दौरान लोअर ब्लेंड फ्यूल की अवेलेबिलिटी को लेकर भी क्लैरिटी हो। क्योंकि एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर को बस कहा जाए कि अब यही फ्यूल है, यही डालना पड़ेगा। एक स्मार्ट ट्रांजिशन में टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती है और कंज्यूमर चॉइस भी बनी रहती है। और अब तीसरा रास्ता, शायद सबसे महत्वपूर्ण, टेक्नोलॉजी। आज इथेनॉल प्रोडक्शन में शुगरकेन, मोलासेस, मेज और ग्रेन जैसे कि फीडस्टॉक का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में फोकस ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज और वेस्ट तथा एग्रीकल्चरल रेसिड्यू जैसे कि रिसोर्सेज की तरफ बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि तब फूड, वाटर और लैंड यूज से जुड़े कुछ दबावों को कम करने की संभावना बनती है। यानी भविष्य की बायोफ्यूल पॉलिसी का सवाल यह नहीं होना चाहिए कि हम कितना इथेनॉल बना सकते हैं,
बल्कि हम कितना इथेनॉल सस्टेनेबली बना सकते हैं। और यही फर्क एक एम्बिशियस पॉलिसी को एक स्मार्ट पॉलिसी बना सकता है। तो अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर E20 लिखा हुआ देखें, उसे सिर्फ पेट्रोल में मिला हुआ 20% इथेनॉल मत समझिए। उस एक नोजल के पीछे एक किसान है, एक खेत है, पानी और फर्टिलाइजर है, एक डिस्टिलरी है, एनर्जी कंजम्पशन है, एक व्हीकल इंजन है और अंत में आपकी जेब है। इथेनॉल भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन किसी भी एनर्जी ट्रांजिशन की असली सफलता सिर्फ टारगेट हासिल करने में नहीं होती। सफलता तब है जब देश का इंपोर्ट बिल घटे, किसानों को फायदा मिले, एनवायरनमेंट पर दबाव कम से कम हो और कंज्यूमर्स को भी बिल्कुल नुकसान ना हो। इसलिए असली सवाल E20 सही है या गलत नहीं है। असली सवाल है कि भारत का E20 कितना सस्टेनेबल, कितना एफिशिएंट और कितना फेयर है। क्योंकि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना आसान है, लेकिन यही इथेनॉल चुनना, यही असली पॉलिसी चैलेंज है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।